एक बार पुनः एक्सलेंट आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में सारी दुनिया का ध्यान हमास और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर लगा हुआ है। दुर्भाग्यवश भारत में 13 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में कई जगहों पर समुदाय विशेष के द्वारा हमास के समर्थन में और फिलिस्तीनी लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया और इसके अंतर्गत न केवल उनके प्रति समर्थन व्यक्त किया गया बल्कि कई जगह तो राष्ट्र विरोधी नारे भी लगाए गए। अब यहाँ पर दो बातें विचारणीय हैं कि क्या किसी भी देश के नागरिकों की द्वारा अपने देश के आधिकारिक नीति के विरोध में जाकर के किसी अन्य देश या किसी घटना का इस प्रकार से सरकार की घोषित नीति के विपरीत समर्थन किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये कि किसी भी चीज के समर्थन या विरोध के कुछ निश्चित आधार होने चाहिए, उसके लिए हम दोहरे मानदंड क्यों अपनाते हैं। यह मुद्दा एक वैचारिक मुद्दा ही नहीं है बल्कि देश की एकता और अखंडता से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है और भविष्य के भारत के लिए इसमें कई ऐसे मुद्दे भी छिपे हुए हैं जिनके लिए हमें अभी से सोच विचार करना होगा, अन्यथा भविष्य के संकेत बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं इससे। सबसे पहली बात कि भारत सरकार ने औपचारिक रूप से जब हमास ने इजराइल पर हमला किया तो इस संकट की घड़ी में इजराइल के समर्थन में खड़े होने की घोषणा की। और यहां पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इजराइल का समर्थन करने का मतलब फिलिस्तीन और फिलिस्तीन के अधिकारों का विरोध करना नहीं है। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से कहा कि हम हमास के इस बर्बर आतंकवादी घटना का विरोध करते हैं और इस घटना के विरोध में हम इजराइल के साथ खड़े हैं। स्वाभाविक है कि हमास हो या कोई भी आतंकवादी संगठन हो, कोई भी सभ्य लोकतांत्रिक देश किसी आतंकवादी संगठन के साथ और उसके बर्बर कृत्य का साथ तो दे नहीं सकता। भारत अफगानिस्तान या पाकिस्तान जैसा देश नहीं है जो आतंकवादियों को पालने पोसने का कार्य करेगा। भारत एक सम्मानित प्रतिष्ठित दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और सबसे बड़ी बात कि भारत स्वयं ही आतंकवाद का शिकार रहा है। ऐसे में हमास या किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ भारत कैसे खड़ा हो सकता है। रही बात फिलिस्तीन का समर्थन करने की या विरोध करने की, तो भारत सरकार ने अपने आधिकारिक नीति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है, इसीलिए उसने फिलिस्तीन का नाम लेकर के औपचारिक रूप से कोई भी बयान जारी नहीं किया है। स्पष्ट है कि इजराइल का साथ देने की भारत सरकार की जो औपचारिक नीति है वो हमास के आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध है। अब भारत में जो लोग हमास के समर्थन में खड़े हैं उन लोगों से कुछ निश्चित सवाल हैं। जो लोग इस आधार पर हमास के समर्थन में खड़े हैं कि इजराइल के द्वारा फिलिस्तीन की भूमि पर कब्जा किया गया है या गाजा पट्टी में निर्दोषों के ऊपर हमला किया जा रहा है और उसमें तमाम लोग मारे जा रहे हैं, तो वे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि खुद भारत में ही जनवरी 1990 में
कश्मीरी पंडितों को उनके अपने ही घर से विस्थापित कर दिया गया, पलायन करने के लिए विवश किया गया और ये कहा गया कि कश्मीर छोड़ करके चले जाओ या इस्लाम को स्वीकार कर लो, काफिरों को यहां पर रहने का अधिकार नहीं है और अपनी बहू बेटियों को यहां से छोड़ करके जाओ। त्रासदी यह है कि एक लोकतांत्रिक देश में इस प्रकार का बर्बर कृत्य हुआ और उस समय उनके समर्थन में, मतलब कश्मीरी पंडितों के समर्थन में कोई भी नहीं आया। तथाकथित न्याय और मानवता के पहरेदार जो आज सड़कों पर खड़े हो गए हैं, उन लोगों की आत्मा उस समय सुषुप्त क्यों थी? क्या अन्याय का विरोध करना या मानवता के समर्थन में खड़े होना यह भी धर्म और स्थान देख करके होना चाहिए? ये तो शाश्वत मूल्य हैं। अन्याय कहीं पर भी हो उसका विरोध किया जाना चाहिए, अमानवीय कृत्य कहीं पर भी हो उसका विरोध किया जाना चाहिए। तो सन 1990 से लेकर के अब तक कश्मीरी पंडित अपने ही घर से विस्थापित देश की राजधानी दिल्ली में अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। दुनिया के इतिहास में ऐसी बहुत कम घटनाएं दिखाई पड़ेंगी कि वे वहां के लोग अपने ही घर में निर्वासित जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। लेकिन उनके समर्थन में जामिया मिलिया वाले या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले या जेएनयू वाले या जमीयत उलेमाए हिंद के लोग तो कभी कोई रैली नहीं करते हैं। उनके समर्थन के लिए तो कभी भी ये लोग उन लोगों की निंदा नहीं करते हैं जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों को काफिर कह करके उनको वहां से भगाया या उनका सामूहिक नरसंहार किया, उनका जेनोसाइड किया। तो हमें यह देखना होगा कि क्या ये लोग वास्तव में न्याय और मानवता के लिए हमास और फिलिस्तीन के पक्ष में खड़े हुए हैं या इनका अपना कोई छिपा हुआ एजेंडा है। किसी भी देश की किसी अन्य देश के प्रति किस प्रकार की नीति होगी, इसे तय करने का किसी भी लोकतांत्रिक देश में उस देश की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को होना चाहिए। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से जब इस संपूर्ण घटनाक्रम के दौरान इजराइल का समर्थन करने का निर्णय लिया तो भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य बनता है कि इस विदेश नीति के मामले में अपनी सरकार की नीति का समर्थन करे और उसके साथ खड़ा रहे। देश के भीतर जहां कहीं किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद है तो लोकतांत्रिक देश के अंतर्गत देश के नागरिकों को उसका, यदि उससे आप असहमत हैं तो अपनी असहमति को शांतिपूर्ण ढंग से संवैधानिक तरीके से व्यक्त करने का हमारा मौलिक अधिकार है। हमारी विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो हम कर सकते हैं, उसके लिए हम दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि विदेश नीति के मामले में जहां पर कि देश की सुरक्षा, देश की एकता, अखंडता या देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि सीधे सीधे जिस मुद्दे से जुड़ी हुई है, उस मुद्दे पर तो देश के सभी नागरिकों को अपने आंतरिक मतभेदों को भुला करके एकजुट हो जाना चाहिए। और ये तो हमें स्वयं इजराइल से सीखना चाहिए। इजराइल भी एक लोकतांत्रिक देश है, किंतु जैसे ही हमास का वहां पर इस प्रकार का बर्बर हमला हुआ, इजराइल के उसके अगले ही दिन एक सर्वदलीय सरकार गठित की गई जिसमें सभी विरोधी दल भी उस सरकार में मिल करके इस संकट का सामना करने के लिए एक राष्ट्रीय सरकार चला रहे हैं। और इसका उल्टा हमारे देश में हो रहा है।
सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस मुद्दे पर मुखर रूप से सरकार का विरोधी रुख अपना रही है। अब सवाल ये उठता है कि होना क्या चाहिए। जो लोग इजराइल के विरोध में खड़े हैं और हमास के समर्थन में पुक्का फाड़ करके चिल्ला रहे हैं, क्या उन लोगों को यह पता है कि भारत की आधिकारिक नीति इजराइल के प्रति और फिलिस्तीन के प्रति किस प्रकार की रही है, और भारत वर्तमान समय में इजराइल के समर्थन में खड़ा हुआ है, तो इसके पीछे क्या कारण है। बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब सन 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया, उस दौरान भारत के समक्ष बड़ा भारी संकट था। पंडित नेहरू की तथाकथित शांतिवादी नीति की वजह से भारत के पास अस्त्र शस्त्र गोला बारूद बिल्कुल ही नहीं था। ऐसे में उनके द्वारा इजराइल से सामरिक मदद मांगी गई, किंतु उन्होंने ये कहा कि हमें इजराइल अस्त्र शस्त्र हथियार तो दे, लेकिन जिस जहाज से वह अस्त्र शस्त्र हथियार दे उस पर इजराइल का ध्वज नहीं लगा होना चाहिए, ताकि बाहरी दुनिया को ये पता न चले कि हम इजराइल से मदद ले रहे हैं। उस समय इजराइल की सरकार ने इस शर्त के साथ कि उसका ध्वज नहीं होगा और गुपचुप रूप में इजराइल भारत की मदद करे, अर्थात भारत इजराइल से मदद तो ले लेकिन दुनिया को यह पता भी न चले, इस शर्त को स्वीकार करते हुए भारत की मदद करने के लिए इजराइल तैयार नहीं हुआ था। अंत में मजबूर होकर के भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप जिस रूप में मदद देना चाहते हैं भारत की, आप मदद दीजिए। तो इजराइल ने औपचारिक रूप से, घोषित रूप से अपने विमानों का जो उनकी जो स्वाभाविक पहचान थी उसके साथ ही भारत को अस्त्र शस्त्र की मदद की। यह हमें याद रखना चाहिए कि इजराइल ने भारत की यह मदद तब की जबकि भारत ने तब तक इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी स्थापित नहीं किए थे। इजराइल का कोई भी प्रधानमंत्री कभी भारत नहीं आया था और भारत के कोई प्रधानमंत्री या कोई महत्वपूर्ण मंत्री तब तक इजराइल नहीं गए थे। इसी प्रकार से सन 1971 में जब पाकिस्तान और भारत के विरुद्ध युद्ध छिड़ा और शीत युद्ध का दौर चल रहा था, भारत के विरोध में और पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका ने अपना 7वां जहाजी बेड़ा भी हिंद महासागर में भेज दिया था। उस दौर में भारत ने इजराइल से फिर से एक बार मदद मांगी। इजराइल ने उस दौर में भारत की पुनः मदद की, जबकि हमें याद रखना चाहिए कि इजराइल अमेरिका का घनिष्ठ मित्र रहा है परंपरागत रूप से, और उस समय शीत युद्ध के कारण और भारत के गुटनिरपेक्ष देश होने के कारण अमेरिका भारत के विरोध में था और पाकिस्तान के समर्थन में था। बावजूद इसके इजराइल ने एक प्रकार से कहा जाए कि अमेरिका के विरोध में जा करके भारत की मदद की, और उसने केवल इतना ही कहा कि हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा भारत को भेजे गए इन हथियारों के बदले में भारत हमारे साथ संबंध स्थापित करेगा। लेकिन बदले में मिला क्या इजराइल को? तो सन 1974 में फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के जो
नेता थे, अध्यक्ष थे यासिर अराफात, उनके संगठन पीएलओ को भारत ने औपचारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी। अब ये शुरू से रहा है। यहां पर हम बताते चलें कि भारत ने इजराइल का साथ तो कभी नहीं दिया, घोषित रूप से, औपचारिक रूप से अब जाकर के भारत ने उसके समर्थन में खड़े होने की बात कही, लेकिन फिलिस्तीन के साथ तो भारत शुरू से खड़ा रहा है। सन 1937 में महात्मा गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस प्रकार से इंग्लैंड अंग्रेजों का है, फ्रांस फ्रांसीसियों का है, उसी तरह से फिलिस्तीन अरबों का है। जब 1948 में 14 मई को औपचारिक रूप से इजराइल की स्थापना हो गई, तभी भारत के सामने प्रश्न था कि भारत इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दे कि न दे। पंडित जवाहरलाल नेहरू मान्यता देना चाह रहे थे, लेकिन अरब देशों के साथ उनके रिश्ते बहुत खराब न हो, इसी ऊहापोह में पड़ करके वे उसको तत्काल मान्यता नहीं देना चाहते थे। अंततः 1950 में भारत सरकार ने औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में इजराइल को मान्यता प्रदान की। आगे चल करके भारत सरकार के इजराइल के प्रति जो विदेश नीति है, उस विदेश नीति के संबंध में कुमारस्वामी ने अपनी पुस्तक इंडियाज इजराइल पॉलिसी में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया है कि पंडित नेहरू ने ये कहा था कि हम इजराइल को और पहले ही मान्यता देना चाह रहे थे, लेकिन अरब देश नाराज न होने पाए, इसकी वजह से हम उसको तत्काल मान्यता नहीं दे पाए। और इसके साथ ही साथ भारत ने यह भी कहा कि हम फिलिस्तीनियों के लिए भी एक देश की मांग करते हैं। और तब से लेकर के अब तक भारत सरकार की औपचारिक रूप से फिलिस्तीन के प्रति यही नीति रही है। यहां तक कि सन 1992 में भारत ने इजराइल के साथ अपने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित कर लिए और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों, शासनाध्यक्षों का आवागमन प्रारंभ हो गया एक दूसरे के देशों में। बावजूद इसके जब संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत 2017 में एक प्रस्ताव पारित करने का प्रयास किया गया और उसमें अमेरिका की ये कोशिश थी कि फिलिस्तीन को दरकिनार करते हुए जेरूसलम को पूरा जेरूसलम को इजराइल को सौंप दिया जाए, इजराइल का पूरा अधिकार हो जाए। तो भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से अमेरिका की इस नीति का विरोध किया और उसने माना कि जेरूसलम पर अकेले इजराइल का अधिकार नहीं होना चाहिए और फिलिस्तीन का भी अपना एक वजूद है और फिलिस्तीन के अधिकारों से उसको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। याद रखना चाहिए यह बात कब की है, 2017 की। तो उस समय तो मोदी सरकार ही थी। तो इससे स्पष्ट ये होता है कि जो लोग इस आधार पर सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक नीति अरबों के विरुद्ध है या किसी धर्म विशेष के विरुद्ध है और इसलिए वो इजराइल के समर्थन में खड़ी हो रही है भारत सरकार, यह बेबुनियाद है, यह कुतर्क है। वास्तव में कोई भी देश किसी अन्य देश के साथ अपने संबंधों का निर्धारण इस आधार पर करता है कि उस देश की नीतियां हमारे
राष्ट्रीय हितों के कितना अनुकूल या कितना प्रतिकूल है। वर्तमान समय में इजराइल की नीति, और वर्तमान समय क्यों, प्रारंभ से ही इजराइल की नीति भारत के अनुकूल रही है, किंतु भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ व्यवस्थाएं थी और कुछ घरेलू राजनीति की सीमाएं भी थी, जिसको औपचारिक रूप से पंडित नेहरू ने भी स्वीकार किया। और उन सीमाओं की वजह से भारत का बार बार हर मौके पर इजराइल के द्वारा साथ दिए जाने के बावजूद भी भारत खुले तौर पर इजराइल के समर्थन में खड़ा नहीं हो पा रहा था। ये पहला मौका है जबकि भारत सरकार ने खुल करके इजराइल का समर्थन किया। अब जब भारत सरकार ने खुल करके इजराइल का समर्थन किया तो कहीं पर भी भारत सरकार ने फिलिस्तीन का विरोध भी नहीं किया है। उसने हमास नामक संगठन के बर्बर आतंकवादी हमले का भारत सरकार ने विरोध किया है। और भारत आतंकवाद का एक बहुत बड़ा शिकार देश रहा है। सरकार की वर्तमान नीति के लिए भारत सरकार को किसी भी प्रकार से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी बात की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति इतनी सरल नहीं होती है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरेबिया और इजराइल के बीच में संबंध सामान्य होने वाले थे और इसके लिए एक समझौता होने वाला था। वो समझौता होने न पाए, उस समझौते को रोकने के लिए ईरान के समर्थन से उसके सह पर हमास ने इजराइल पर हमला किया ताकि फिर से जो अरब जगत है वह इजराइल के विरुद्ध खड़ा हो जाए और मजबूर होकर के सऊदी अरब को इजराइल के करीब आने से रोका जा सके। तो ऐसा ही हुआ। फिर भी अमेरिका को देखिए, अमेरिका एक और खुले तौर पर इजराइल के साथ खड़ा है और वो कह रहा है कि जो कोई भी इजराइल पर हमला करेगा अमेरिका उस हमले को अपने ऊपर हमला मानेगा और उसका करारा जवाब देगा। स्पष्ट रूप से उसने ईरान को और अन्य अरब देशों को इस बात की चेतावनी भी दी हुई है। और दूसरी ओर वहां सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस के साथ खुद अमेरिका के विदेश मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर क्या कदम उठाया जाना चाहिए इसके संबंध में चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं। तो एक साथ अमेरिका इजराइल को भी साध रहा है और सऊदी अरेबिया को भी साध रहा है। ऐसे ही भारत भी एक ओर इजराइल को भी और दूसरी ओर फिलिस्तीन को भी, दोनों को साध रहा है। हमास का विरोध करने का मतलब फिलिस्तीन का विरोध करना नहीं है। भारत ने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को मान्यता दिया हुआ है। पीएलओ को तो 1974 में ही उसने मान्यता दे दिया था। इस प्रकार से उस नीति में भारत ने अभी भी कोई बदलाव नहीं किया है। ऐसे में जो लोग भारत में विगत शुक्रवार को 13 अक्टूबर को देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका यह विरोध प्रदर्शन वास्तव में कहा जाए कि राष्ट्रद्रोह है। इससे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। ये राजद्रोह है और वास्तव में वर्तमान सरकार के विरुद्ध भड़ास निकालने का इन लोगों को यह बहाना मिल गया है। और इस प्रकार की गतिविधियों को किसी भी प्रकार से छूट नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि इसके साथ अत्यंत सख्ती से निपटना चाहिए भारत सरकार को।
क्योंकि जब हमारे राष्ट्रीय हितों की बात होगी तो भारत सरकार को जो उचित प्रतीत होगा वह विदेश नीति अपनाएगी कि कुछ मुट्ठी भर लोगों के कहने से वह अपनी नीतियां अपनाएंगी। आज हमारे इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत सरकार की सुरक्षा प्रतिरक्षा बहुत अधिक सीमा तक इजराइल पर निर्भर करती है। रूस के बाद सबसे अधिक हथियारों का आयात भारत इजराइल से ही कर रहा है। इसी प्रकार से 18,000 लोग भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जो वहां पर कोई काम कर रहे हैं या अध्ययन इत्यादि के लिए गए हुए हैं। ऐसे ही 85,000 इजरायली भारतीय मूल के हैं। इस प्रकार से इजराइल के साथ वर्तमान समय में भारत के बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। ऐसे में केवल कुछ लोगों का तुष्टीकरण करने के लिए भारत सरकार पहले की तरह से इजराइल के विरोध में नहीं जा सकती या इजराइल से तटस्थ नहीं रह सकती। इस यथार्थ को उन सभी लोगों को समझना चाहिए जो लोग मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पर अपने ही देश भारत का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं। और फिर से मैं ये कहूंगा कि ये लोग यदि वास्तव में अन्याय के विरोधी हैं, वास्तव में अमानवीय कार्यों के विरोधी हैं, तो इनके दो मापदंड क्यों हैं? यदि भारत में ही कश्मीरी पंडितों के विरुद्ध इसी प्रकार का बर्बर कृत्य होता है तो वो खामोश हो जाते हैं, वहां पर उनकी मानवता और उनका जमीर जागृत नहीं होता है। और जब इजराइल के द्वारा हमास पर हमला किया जाता है, गाजा पट्टी पर हमला किया जाता है, तो उनकी मानवता जागृत हो जाती है। अजीब मानवता है भाई। इसी तरह से दोनों ही शिकार हुए हैं। निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो फिलिस्तीन के भी लोग इंसान हैं और इजराइल के नागरिक भी इंसान हैं। दोनों के अपने मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स हैं और दोनों को ही न्याय मिलना चाहिए। एक बार पुनः हम देश के सभी नागरिकों से इस बात का अनुरोध करते हैं कि हम सब में बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। हमें देश को सर्वोपरि रखना चाहिए और किसी के उकसावे में, किसी के भड़कावे में नहीं आना चाहिए। हमें स्वयं को वोट बैंक के रूप में किसी पार्टी के द्वारा इस्तेमाल नहीं होने देना चाहिए। देश है तभी हम हैं। ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद।